दोस्तों, संस्कृति हमारे जीवन का एक विषय रहा है और लोक संस्कृति की बात करें तो ये जीने का एक तरीका है और जीवन का जो सहजता है वो इसमें दिखती है। लेकिन आधुनिकता जैसे जैसे हम पे हावी होती रही वैसे वैसे हम संस्कृति को भूलते गए और एक अंधकार की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसको हम आधुनिकता कह रहे हैं। पर इस दौर में भी कुछ ऐसे संवेदनशील लोग हैं जिन्होंने संस्कृति की कल्पना को साकार करने का जज्बा उठाया है। तो ऐसे ही एक संस्कृति कर्मी सीमावर्ती क्षेत्र मुनस्यारी से हमारे साथ हैं, जो एक प्रसिद्ध नाम है संस्कृति के क्षेत्र में, डॉक्टर शेर सिंह पांगती। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजूला मालूशाही जो एक लोक गाथा है हमारे कुमाऊँ की, उसको लोग भूलते जा रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है जो उसे याद करना चाहती है, जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको ये कहानी पता नहीं है पूरी तरीके से। तो आज की जो बातचीत हम आपसे कर रहे हैं, थोड़ा सा उस कहानी को एक संक्षिप्त रूप में आप हमें बताएंगे। ऐसा है, ये कहानी जहाँ तक है इतिहासकारों या साहित्यकारों का जो मानना है, ये करीब 15वीं शताब्दी की है। यह कोतुरी शासन काल के अंत का समय की ये कहानी है, प्रेम कहानी है। तो उस जमाने में मनोरंजन का साधन नहीं था। जो गांव घरों में कुछ गाथाकार होते थे, अशिक्षित लोग, कोई इस तरह की जो घटनाएं होती थी, चाहे राजा होते थे, प्रशासक होते थे, देवी देवता होते थे, उनकी कहानी को एक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने की उनके पास कला होती थी। और उस कला को वो जो है लोक गाथा के रूप में, लोक गीतों के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। तो ये राजुली मालूशाही जो है, राजुला मालूशाही, ये कहानी भी ऐसे गाथाकारों के द्वारा आगे बढ़ता गया। बाद में ये आज़ादी के बाद फिर बहुत से लोगों ने, शिक्षित लोगों ने, शोधार्थियों ने इस पे काम करना शुरू किया। उसका मूल आधार वही गाथाकारों के लोक गाथाएं पर निर्भर था, उसी पे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जिस ढंग के इस गाने को, इस लोक गाथा को प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत अंतर है। अपने शोध के हिसाब से उन्होंने काम किया है। तो पांगती जी, हम जो मूल कहानी है उसको हम जानना चाहेंगे। अब मूल कहानी के आधार पर ही मैंने जो कहानी लिखी है, वास्तव में मालूशाही ये आपका कोतुरी वंश का राजकुमार था जी, और राजुला एक व्यापारी की लड़की थी। वो व्यापारी जो था सीमावर्ती क्षेत्र से नीचे कोतुर घाटी तक हर साल व्यापार करने के लिए आता था। और उनका जो मिलन है, सुन पर शौक की पत्नी गांगुली और मालूशाही का ये आपका की रानी जो थी धर्मा देवी, उनका मिलन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले के अवसर पर होता है। अच्छा। दोनों का उद्देश्य संतान प्राप्ति होती है। वो हर रोज बागनाथ के मंदिर में जाते हैं। जाते जाते कई दिनों के पश्चात उन दोनों में आत्मीयता हो जाती है। इतनी आत्मीयता हो जाती है कि धर्मा देवी गांगुली से कहती है कि तुम में इतनी सौम्यता है, इतनी सज्जन हो तुम, मेरी मन में एक इच्छा है कि हम दोनों में संतान पैदा हो, एक का लड़की हो, एक की लड़की हो, आपस में हम उनकी शादी करते हैं। दोनों स्वीकार कर लेते हैं। सुनो, शौक उस शर्त को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जो राजा है आपका दुलाशा है वो स्वीकार करता है। कालांतर में वहाँ पर कोतुरी वंश में राजकुमार मालूशाही पैदा होता है, इधर राजुली पैदा होती है। हाँ, लेकिन दोनों के अभिभावक भूल जाते हैं कि हमने शर्त, वो तो भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, चाहे मालूशाही है, ये राजुली है, तो स्वप्न में देखते हैं एक दूसरे को, रोज एक ही तरह का स्वप्न, बात करते हैं, प्रेम करते हैं, मिलते हैं, दोनों देखते हैं एक ही तरह का स्वप्न। तो उनके मन में बड़ी एक जिज्ञासा होती है कि तो ये जब ये स्वप्न देख रहे हैं तब मालूशाही कहाँ है और राजुला कहाँ है? राजुला अपने घर में है, मुंशरी में है, और मालूशाही आपका बहरा अपने घर में है, आपका कोई चौखटिया पाली पछाव वहाँ है। वो देखते हैं, उनका मिलन नहीं होता है। लेकिन आश्चर्य यह होता है उनको कि हम एक ही तरह का स्वप्न देख रहे हैं, और ये स्वप्न क्या है। अब इस चीज़ का जो होता है, लड़कियों में, महिलाओं में ज़्यादा उत्सुकता होती है। राजुला पूछते अपनी माँ से,
माँ उस बात को भुला देती है। लेकिन वो रोज जब ये आग्रह करती है और बड़ी हो जाती काफी, तो वह अपनी माँ से कहती कि जो ये स्वप्न मैं देख रही हूँ, जो वो क्षेत्र है, अनभिज्ञ क्षेत्र है, भौगोलिक स्थित जो खेत है, जंगल है, वो तो यहाँ है नहीं, वो कौन। तो उसमें उसकी माँ गांगुली अपने हस्बैंड से कहते हैं मम्मी कि इसको एक बार तुम वो क्षेत्र दिखाओ। अच्छा। वो तो पहले तो राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में वो सुनकर शौक राजी हो जाता है। अपनी लड़के को अपने ढाकर के साथ, भेड़ बकरियों के साथ पहुंच जाता है वो बैराक नगर। वहाँ जा कर के वो व्यापार करता है, नमक का व्यापार करता है, सोने का व्यापार करता है, भेड़ बकरियों को चुगान के लिए जंगल में भेजता है। तो इसी क्रम में राजुली का मिलन हो जाता है वहाँ अग्नि देवी के मंदिर में। पालीपसाम वहाँ जाकर के उसका पिता तो व्यापार कर रहा है, उसके पिता को कोई मतलब नहीं। वो लड़की जो है भेड़ बकरियों के साथ जंगल जाती है, घूमती है, तो अग्नि देवी के मंदिर के किनारे जो है उनका मिलन होता है। वो मतलब पुरुष है, वो क्यूरियोसिटी है, ये लड़के कौन है, इसको मैंने कभी देखा है क्या है। वो लड़की के पास जाता है, लड़की शौकसाती है, हाँ एक तरह से शौकसाती है कि ये अननोन, ये लड़का कौन मेरे साथ है। दूसरी तरफ से उनके मन में भी अरे ये जो मैं स्वप्न में देखती थी वही लड़का। पहले तो घबराती है, संकोच करती है, बाद में मालूम है उसको ढाढ़स देता है, तुम डरो नहीं, मैं तुमके साथ कोई दुर्व्यवहार करने नहीं है। मैं मेरे मन में ये आश्चर्य कि तुम स्वप्न में जैसे तुम देखते हो वही हो। तो वो भी लड़के कहते मैं तो स्वप्न, उनमें फिर आत्मीयता हो जाती है। वो दूसरे से कहते हैं कि वास्तव में हम दूसरे को स्वप्न में देख रहे हैं, वो भी कहते हैं, वो भी कहता है। तो उनमें कुछ दिनों इस तरह से रोज मिलन होता है। फिर एक दिन मालूशाही कहता है कि स्वप्न में जो हमने देखा वो साकार हो गया है, तुम एक हो गए हैं, चलो मेरे साथ राजमहल। उस समय चैलेंज करते हैं। आज तक जितने भी गाथाकार हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, लिखा नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर यह कह रखा है। जब वो कहता है मालूशाही कि तुम चलो मेरे साथ राजमहल मेरे घर, तो वो कहती है ठीक है, हम आत्मा से एक हो गए हैं, बिल्कुल हो गया, लेकिन मेरे सामने एक तो अगर मैं तुम्हारे साथ चले आऊँ, क्या कहते हैं, तुम्हारे राजमहल, मेरे पिताजी नाराज होंगे तो सीधे मेरी माँ को डांटेंगे, बिल्कुल डांटेंगे हूँ। हाँ, तो उस समय मेरी माँ की क्या स्थिति होगी, मेरी क्या स्थिति। दूसरा शर्त यह है कि मैं आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, तुम्हारी माँ ने मेरा कान पकड़ के निकाल दिया अपने लड़के से, कि कौन लाई है अपरिचित लड़की को, कौन है, क्या है। उस समय मेरी स्थिति क्या होगी। तीसरी बात, तुम्हारी माँ ने मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी को देख करके खुश हो गया, ठीक है, मैं इसको बहुत स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो समाज है, सामाजिक बंधन है, किसी और महिला ने यह कह दिया कि तू शादी करके जो क्या लाई हो, तुझे डोली चढ़ा के जो क्या लाए हैं, तू एक तो खाली भगोड़ा है, आए वैसे आ गई, तेरा समाज में क्या महत्व है। उस दिन मेरी स्थिति क्या होगी। तो मालूशाही कहता तो क्या किया जाए। वो कहती है ठीक है, हम आत्मा से एक हो गए हैं, लेकिन एक ही शर्त है, तुम मेरा अपहरण करके लाओ, आओ मेरे घर, मेरा अपहरण करके लाओ, डोली में बिठा के ले आओ, जो कि एक स्वाभाविक है। नारी का अपहरण करना समाज में कोई गलत काम नहीं है क्या तुम्हें यह हिम्मत, अगर तुमने अपनी माँ धर्मादेवी की धाची का दूध पिया है, अगर तुम्हारे नसों में कतुरी राजवंश का रक्त बह रहा है, आओ मेरा अपहरण करके ले आओ, मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार। चैलेंज करती है। फिर वो आता है वहाँ जोगी के वेश में, वहाँ से लड़ाई लड़ करके उसको लेके आता है। तो उसके बाद प्रेम की जो ये कहानी है, ये रोमियो जूलियट और जितनी भी विश्व में जितनी कहानी है उससे कमतर नहीं है, लेकिन इसका महत्व नहीं दिया गया है। हमारे लोग ने उसको उतना महत्व, वो जो गाथाकार हैं, जो शोधार्थी हैं, उन्होंने उसको पेश नहीं किया। तो पंक्ति जी, पहले तो कुमाऊं का जो हमारा क्षेत्र है, इसकी संस्कृति अलग है क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, और ये संस्कृति, खान पान, वेशभूषा इसकी पहचान है, इसी से हम जाने जाते हैं विश्व में। लेकिन आधुनिकता का रंग हमारे युवाओं में, हमारे समाज में अभी चढ़ा है। उस आधुनिकता को हम किस रूप में अपना रहे हैं,
क्यों नहीं उस आधुनिकता में हम अपनी पुरानी चीजों को जिंदा रख पा रहे हैं? वो तो जो है ना, समाज जो है वैश्वीकरण के युग में जब आगे बढ़ना है तो चाहे किसी भी क्षेत्र को, चाहे हम कुमाऊं का क्षेत्र ले, दूर दराज क्षेत्र में ले जाएं, उसको आगे बढ़ना तो है ही। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ना तो है ही। जहाँ पर आगे बढ़ना है तो वहाँ हम पीछे भूल जाते हैं। हमारा मानना यह है कि बढ़ो आगे, हर क्षेत्र में, चंद्र लोक में या मंगल लोक में तुम जाने की कोशिश करो। वो तभी जब आप वैश्वीकरण के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ ही अपनी अतीत को भी मत भूलो, अतीत के विषय में जानकारी लो। नई पीढ़ी से कहता हूँ, और वो अतीत की पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के लिए उस चीज़ को प्रस्तुत करना जो हम लोग है, जो हमने 60-70 वर्ष की अवस्था पार कर लिया है, जो हमने आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति जो हम जानते हैं, उसको हम लिपिबद्ध करते हैं। हाँ, किसी तरह से हम नई पीढ़ी के लिए उपलब्ध कराएं, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा एग्जाम। लेकिन मूल समस्या हम पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए ये भी है कि आज रोजगार और तमाम सुख सुविधाओं के साधन हमारे पास नहीं है। ये बड़ा कारण है कि न चाहते हुए भी हम पहाड़ी परिवेश को छोड़कर मैदानों में आ रहे हैं। तो आप बुजुर्ग हैं, नजदीक से आपने सारी चीजों को देखा है, तो क्या हल ढूंढते हैं इसका? क्या आपकी नजर में इसका समाधान है? आपको आगे बढ़ना होगा ही। आपको गांव घरों के परिवेश से हटकर बाहर निकलना ही होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, नई टेक्निक के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे कुछ प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना केवल यही है, बढ़ो आगे, लेकिन पीछे को मत भूलो। पीछे को आप याद करिए, उसका अध्ययन करिए, उस पर आप अपनी समीक्षा करिए, क्या सही था क्या गलत था, उसको अवश्य पहचानिए, उसको अवश्य जानिए। ये, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं गढ़वाल में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत लोग कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी स्तर पर हो, चाहे अन्य स्तरों पर हो, ये काम हो रहा है। हमारे लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। आज का जो युवा है, जो एक ऐसी ओर जा रहा है जहां उसका लक्ष्य नहीं है कोई, तो उस युवा से क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे उस युवा को? नहीं, युवा को यह है, गलत क्षेत्र में मत जाइए आप। गलत क्षेत्र में मत जाइए। केवल जो है, चाहे आपको बड़ी नौकरी नहीं मिलती है, आज इतने उद्योग के, रोजगार के इतने साधन हैं, छोटे आप कृषि करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको साधन उपलब्ध है शासन की ओर से, समाज की ओर से, ये सारी सुविधाएं हैं, उसको अपनाइए, उसी तरह से अब आगे बढ़िए। गलत क्षेत्र में मत जाइए और गलत अनुकरण मत करिए, फैशन की ओर आगे मत बढ़िए। पंचाचूली के हिमाच्छादित पर्वतों का पावन और पवित्र माहौल आपने देखा है, उसको महसूस किया है। तो प्रेम की ये जो कहानी है अतीत की हमारी, ये उस पृष्ठभूमि में लिखी गई है, उसको जिया गया है। तो जाते जाते अंत में अगर कोई पद आपको याद हो तो हम सुनना चाहेंगे। ये मांगदे बुआ सुनपति शोका की चीली का पुराना गाना है। खल बकस बकस ताली सुन मांगदे बुआ सुनपति शोका की चीली करके पुराना लोकगीत है। लेकिन मालूशाही के जो लोक गाथा है वो अधिकतर आपका कटोर घाटी में, वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, हमारे यहाँ कम है उसका। केवल किंवदंती है कि यहाँ सुन पर शौका रहता था, ऐसे करके उसकी भेड़ बकरियाँ जाती थी, यहाँ रहता था, इस जगह पे रहता था, वो है। लेकिन लोक गाथा के रूप में, गीत के रूप में कटोरी वैली में जाते हैं। आज प्रेम को सिर्फ युवक और युवती के बीच संबंध तक सीमित कर दिया गया है। तो ऐसे पवित्र और पावन प्रेम को आपने रेखांकित किया है, शब्द दिए हैं उस कहानी को, तो प्रेम का क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रेम का तो ये मानव स्वभाव है। प्रेम तो एक आसक्त के रूप में होता है, एक आत्मीय प्रेम के रूप में होता है। युवा और युवतियों में जो है प्रेम पहले तो एक आसक्त के रूप में, बाद में आसक्ति के रूप में प्रेम हो जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये आगे बढ़ता जाए, क्योंकि आजकल ये जो स्वच्छंद वातावरण है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा का प्रसार है और ये नई टेक्निक है, उसका
साथ तो ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें माँ बापों का कोई, अभिभावकों का कोई प्रतिबंध नहीं है, खुलेआम चीज़ हो रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लगता। पांगती जी, आप हमारे बीच आए और मुनस्यारी और पाली पछाओं के बीच की जो प्रेम गाथा थी राजूला माली शाही, उसको आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।